Okay, so hello, good morning everyone. So I hope all of you are fine sitting out there. So ना आज की क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं विच इज़ कॉम्प्लिकेशन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो टॉपिक है ये जेई मेंस एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी, ठीक है। तो इसमें से टॉपिक में से जो पूछने की जो चांसेस हैं मोर इन द एडवांस और मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखो इसको ना थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे को क्विकली बताओ क्या वीडियो ऑडियो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि हम लोग क्लास को फिर स्मूथली कंटिन्यू करें। ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? गुड मॉर्निंग दीपांशु। ओके, सब ओके है, ठीक है। अच्छा देखो, तो ये जो कॉम्प्लिकेशन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमें तीन टाइप की रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी, एक पैरेलल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन और तीसरी आती है सीक्वेंशियल रिएक्शन। क्लियर है? अब ये क्या क्या है एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग समझते हैं। क्लियर है? तो परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आराम से पढ़ना है और इसको हम लोग डीपली नहीं पढ़ेंगे। इसके जो चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जिस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम लोग सिर्फ उन्हीं पर फोकस करेंगे। क्लियर है? तो पहले शुरू करते हैं पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, क्या मतलब है इसका, वो भी हम लोग ज़रा समझ लेते हैं। तो ना आपने ऑर्गेनिक पढ़ी होगी। ऑर्गेनिक में हम लोग कई बार ऐसे बोल देते हैं कि एक रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन के दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक मेजर फॉर्म हो रहा है और एक माइनर हो रहा है। ऐसे आपने कई बार देखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मान लो ये एक रिएक्शन है, ये मेरे पास कोई रिएक्टेंट दिया हुआ है, मान लो Br है और मैं इसका एलिमिनेशन करवा रहे हैं हम लोग इसका। ठीक है, अब एलिमिनेशन करवा रहे हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, इधर डबल बॉन्ड यहाँ पे लगे, बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन हो रहा है। क्लियर है? और बेस भी लिख देती हूँ इथॉक्साइड बेस C2H5O-K। क्लियर है? तो इस टाइप की हमारे पास रिएक्शन है। अब इसमें ना दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, एक या तो H इस कार्बन से निकले या फिर H यहाँ से निकले। क्लियर है? जिसको इस रिएक्शन के बारे में पता नहीं है कोई बात नहीं, परेशान मत हो, तो समझ लो क्या होता है। बस जो मोटी मोटी चीज़ें वो हम लोग समझ लेते हैं। मान लो कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन के दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, मेजर और माइनर। क्लियर है? तो एक प्रोडक्ट का परसेंटेज क्या होगा हम लोग कैसे निकालेंगे? क्लियर है? तो मान लिया, इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि मान लिया कि कोई रिएक्टेंट है A, वो A अब B प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा है और वो C में भी हो रहा है। मतलब एक A से, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं एट द सेम टाइम। एक ही टाइम में हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक B मिल रहा है मेजर और एक मैंने ले लिया, एक C मिल रहा है माइनर। क्लियर है? अब दोनों जो मिल रहे हैं उनका रेट अलग हो सकता है। मान लो ये जा रहा है रेट कांस्टेंट K1 से और ये जा रहा है रेट कांस्टेंट K2 से। तो अब B का परसेंटेज क्या बनेगा, C का परसेंटेज क्या बनेगा? तो इस वाले टॉपिक में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज आपको K1 K2 की वैल्यू गिवन होगी और आपको इसी तरीके से रिएक्शन गिवन होगी। मैं एक एग्जाम्पल कराऊंगी इसका लास्ट में, और पूछेंगे कि आपके पास जो B और C का परसेंटेज क्या है। क्लियर है? अब B और C का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखना। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि रिएक्टेंट जो है वो पैरेलली दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, A B भी दे रहा है और A पैरेलली C भी प्रोडक्ट बना रहा है। क्लियर है? अब देखो कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं, ध्यान से सुनना। टाइम t0 पे मैं इधर लिख देती हूँ, टाइम t0 पे अगर ये A0 है तो उस टाइम पे तो ये दोनों खत्म होंगे, कुछ बना ही नहीं होगा। टाइम t पे जब टाइम t हो गया है, मान लो
कि ये अभी तक हम लोग ऐसे करते थे, ध्यान से सुनना, कि ए से बी मिल रहा है और ए से सी भी मिल रहा है। अब ये अगर x में कन्वर्ट हो रहा है तो ज़रूरी थोड़ी ये भी x में जाए। इसको मैंने क्या मान लिया, किस में कन्वर्ट हो रहा है, y में। क्लियर है? तो टाइम t पे अगर ये a0 अगर ये x में जा रहा है, x फॉर्म हो रहा है इसका टाइम t पे और इसका y हो रहा है, तो a0 कितना बचेगा, x माइनस y लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और b किसके बराबर हो जाएगा, b x के बराबर हो जाएगा और y किसके बराबर c किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। दोबारा समझ लो, ये मेरे पास एक रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, वन कैन बी मेजर वन कैन बी माइनर। तो ऐसी रिएक्शंस ऑर्गेनिक में बड़ी देखने को मिलती हैं। तो अब मैंने मान लिया कि एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एक जो मिल रहा है वो मुझे x कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है, एक की दूसरे की मिल रही है y। तो उस टाइम पे रिएक्टेंट कितना बचा होगा, इनिशियल के x माइनस वाई लिख सकते हैं। तो इतना समझ आया या नहीं आया, पहले मुझे यहाँ तक बताओ, इतना क्लियर है सबको? जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, इतना क्लियर है सबको? अब जो हमारा मेन जो टास्क है वो है हमें बी और सी निकालना। क्लियर है? ठीक है, तो अब बी और सी कैसे निकालेंगे? तो इसको भी जरा देख लेते हैं। अगर मुझे यहां से निकालना हो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अगर मुझे निकालना है कि ए का डिसअपियरेंस होने का रेट क्या है। क्लियर है? तो अब तक मैंने आपको सिखाया था, तो इसको लिख तो ऐसे देते हम लोग माइनस डी ए बाई डी टी, और इस रेट को अगर आपको याद हो तो रेट को लिखने का भी मैंने तरीका बताया था कि रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी रेज टू पावर क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास ऑर्डर है वैसे लिखेंगे। तो अब ये तो रेट हो गया। अब एक किस रेट से डिसअपियर होगा वो दो बातों पे डिपेंड करेगा कि बी कितना बन रहा है और सी कितना बन रहा है। यहाँ पे मैं दोबारा कर देती हूँ। तो रेट कि एक किस रेट से डिसअपियर हो रहा है तो वो दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक कि बी कितना फॉर्म हो रहा है और दूसरा कि सी कितना फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, कि बी कितना फॉर्म हो रहा है, प्लस में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, यहीं पे लिख देते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगा, कि रेट ऑफ फॉर्मेशन कि सी किस रेट से बन रहा है ना, प्लस में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो बी और सी किस रेट से फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ से इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ कि इसका डिसअपियर होने का रेट किसके बराबर है, माइनस डी ए बाई डी टी। फॉर्मेशन का रेट किसके बराबर हो जाएगा, डी बी बाई डी टी। क्लियर है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी किसके बराबर हो जाएगा, प्लस डी सी बाई डी टी। क्या इतना लिखा जा सकता है? पहले मुझे इतना बताओ कि एक किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, तो वो दो बातों पे डिपेंड करेगा कि बी कितना बन रहा है और सी कितना बन रहा है। क्लियर है? तो बी कितना बनेगा, बी का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, डी बी बाई डी टी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी टी। क्लियर है? अब डी बी बाई डी टी और डी सी बाई डी टी की वैल्यू क्या होती है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जरा ध्यान से सुनना। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी बी बाई डी टी एंड डी सी बाई डी टी। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ से अगर मुझे निकालनी है डी बी बाई डी टी की वैल्यू, तो डी बी कि कितने रेट से बी बन रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, मैंने क्या लिखवाया था, रेट किसके बराबर है, के कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर ऑर्डर। तो केवल कॉन्सेंट्रेशन हम किसकी लिखते हैं, रिएक्टेंट की। तो अभी रिएक्टेंट क्या है, ए की पावर कितना हो जाएगा, 1। इसी तरीके से डी सी बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा, इसका भी रेट कॉन्स्टेंट क्या है, K2, रिएक्टेंट की पावर 1, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको इधर दोबारा लिख देती हूँ, बिकॉज वी नो दैट रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर। सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना। तो ये K1 इंटू ए प्लस K2 इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी। क्लियर है इतना? अब हमें करना है इसको इंटीग्रेट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, कैसे वैल्यूज निकालेंगे वो भी जरा देख लेते हैं। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो डी ए बाई ए, ध्यान से सुनना, किसके बराबर हो जाएगा, ये K1 प्लस K2 माइनस इधर ही ले गए डी टी। ठीक है, तो ऑन इंटीग्रेशन नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, और इसको K1 प्लस K2 को
K1 प्लस K2 को मैंने नया K मान लिया विच इज K डैश मान लेते हैं इसको, क्लियर है। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यूज पुट करूंगी तो ऑन इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ कर रहे हैं हम लोग, A0 से A0 माइनस x तक कर देते हैं या A0 से AT तक कर देते हैं जैसे अभी तक करते आए थे। तो A0 से AT dA बाय A इज इक्वल टू माइनस K डैश dt। ये एग्जैक्टली क्या लग रहा है जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं, क्लियर है। तो यहाँ से अगर आपको याद होगा तो इसका इंटीग्रेशन वही आएगा ln AT बाई A0 इज इक्वल टू माइनस KT, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, AT किसके बराबर हो जाएगा, A0 e की पावर माइनस KT लिखा जा सकता है ये, ठीक है। बस ln का मैंने ये इस तरीके से कर दिया, एक्सप्रेशन हमने पढ़ा हुआ है तो बहुत डिटेल में नहीं जा रहे इसमें, इसको ऐसे लिख सकते हैं और फिर इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेट जब हमने करा तो मेरे पास AT की वैल्यू आ गई कि AT कितना बनेगा, A0 इंटू e की पावर माइनस KT। बट मैंने आपको पहले ही बोला था इसमें जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे वो A के कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकलवाएंगे, वो निकलवाएंगे कि B की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है और C का कितनी कॉन्सेंट्रेशन बनी है, कि कितना परसेंटेज बना है। क्योंकि जब भी आप ऑर्गेनिक में देखते हो तो हमेशा मेजर माइनर के नीचे परसेंटेज लिखी होती है, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो अभी आगे जब 12th में ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि 70% ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये 30% बन रहा है, इस तरीके से, क्लियर। तो हमें बी और सी की परसेंटेज निकालनी है। अब बी और सी की हम लोग इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। तो यहाँ से अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, बिकॉज मेरे पास एक इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या थी कि dB बाय dt किसके बराबर था, K1 A के बराबर, क्लियर है सबको। तो ये मेरे को इक्वेशन पता थी। अब मैंने क्या करा है, यहाँ से dB इसकी वैल्यू पुट कर दी है, dB बाय dt को मैं लिख सकती हूँ यहाँ से K1 A की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t किसके बराबर हो जाएगा, A0 e की पावर माइनस K डैश t, K डैश को ओपन कर दिया मैंने, किसके बराबर हो जाएगा, K1 प्लस K2 इंटू टी। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, AT A0 e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, ठीक है। ये इक्वेशन थी। तो dB बाई dt इसके बराबर हो गया। अभी देखो ये कांस्टेंट है, A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी किसकी तरह बिहेव करेगी, कांस्टेंट। तो सिर्फ कौन सी टर्म है जो इंटीग्रेट हो सकती है, यहाँ पे t की टर्म है। तो यहाँ से जब मैं इसको लिख सकती हूँ तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ऑन इंटीग्रेशन dB किसके बराबर हो जाएगा, K1 A0 बाहर ले लिया, e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी एंड dt। लिमिट्स आप अपने हिसाब से वो ही जो लिमिट्स हैं 0 से t पुट करेंगे, ठीक है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान से सुन लेना, लिमिट पुट कर दी, यहाँ 0 to x पुट कर दिया है। तो b की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी ऑन इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो ये यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनेगा, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस e K1 प्लस K2 इंटू टी। तो आप इसको इंटीग्रेट करके भी देख सकते हो, ठीक है। लिमिट जरूर पुट कर लेना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। 0 to t जब लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल इंटीग्रेशन आएगा, सिंपल इंटीग्रेशन इनटू A0, क्लियर है। तो B की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ये आ गई है। तो आपको ये पूरा एक्सप्रेशन याद करने की जरूरत नहीं है, जो मेन जो चीज़ है वो मैं बताऊंगी आपको क्या आने वाला है एंड वाला एक्सप्रेशन। तो अभी तक मैंने क्या करा है मैं एक बार क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ। ए जो था एक रिएक्टेंट, वो दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बी और सी में, क्लियर है। अब कि ए किस रेट से डिसोशिएट हो रहा है, किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा है कि बी कितना प्रोड्यूस हो रहा है और सी कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो वही मैंने लिख दिया कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, बी के फॉर्मेशन प्लस सी का फॉर्मेशन। तो यहाँ से इसको मैंने दूसरी टर्म्स में लिख दिया, माइनस डी ए बाई डी टी, डी बी बाई डी टी प्लस डी सी बाई डी टी के टर्म्स में लिख सकते हैं। और डी बी बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा, के वन इंटू ए, डी सी बाई डी टी के टू इंटू ए। वैल्यूज पुट करी है, के वन प्लस के टू को हमने मान लिया है के डैश, इसको इंटीग्रेट करा है तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन आ गया जो फर्स्ट ऑर्डर से आता है, एट इज इक्वल्स टू ए नॉट ई के पावर माइनस के वन प्लस के टू। ठीक है, इसको फाइनली, क्योंकि हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकालनी बट हमें निकालनी है बी की कॉन्सेंट्रेशन। नाउ वी नो दैट डी बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू के वन इंटू ए। वी आर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए इंटू दिस इक्वेशन एंड ऑन इंटीग्रेशन वी फाइंड बी की जो
जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, K1 इंटू ए नॉट K1 प्लस के टी K1 प्लस K2 ई की 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। इसी तरीके से जब मैं dc बाई dt का इंटीग्रेशन करूंगी, ध्यान से देखना dc बाई dt है K2 इंटू ए, सिर्फ इसमें db बाई dt और dc बाई dt में किसका फर्क आ रहा है, ध्यान से देखो, db बाई dt है K1 इंटू ए और dc बाई dt है K2 इंटू ए, सिर्फ किसका डिफरेंस है, K1 और K2। तो सिमिलरली जैसे हमने अभी ऊपर करा है, इसका भी ये ऐसे ही इंटीग्रेट करने पे हमारे पास जो C की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, बस K2 का डिफरेंस आएगा, K2 इंटू K1 इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C आ गया। क्लियर है सबको इतना? अब देखना ध्यान से इसको, तो जब मैं, तो ये B और C में क्या रिलेशन है, अगर मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मैंने B को C से डिवाइड कर दिया है तो सारी चीज़ें, ध्यान से देख लो ये दोनों इक्वेशन, तो सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो रही है, सिर्फ क्या बच रहा है हमारे पास, रिलेशन क्या बचेगा जब B को C से डिवाइड करेंगे, K1 अपॉन K2। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, वी मस्ट हैव टू मग अप दिस वन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, B अपॉन C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और C का जो रेशियो है वो K1 और K2 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में हमें K1 K2 की वैल्यू गिवन होंगी। अब आपसे ना इस पे एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है। अब ध्यान से सुनना, हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी इस एक्सप्रेशन में, पहले तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं लिख देती हूँ, और जो नहीं है, ठीक है, मैं जो मेन चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर देती हूँ जो आपको याद रखनी है इसमें, क्योंकि आपको ये पूरा एक्सप्रेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना है, ये जो मैंने लिखा है कि ये कई बार पूछ लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है उसके लिए कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन होगा, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, क्योंकि जो ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो K1A प्लस K2A। कभी भी पेपर में, मैं अगेन बोल रही हूँ, पेपर में ये डेरिवेशन आपसे सॉल्व नहीं करवाया जाएगा। जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको हाईलाइट कर लो और सिर्फ वही पढ़ो, लिख लेना कॉपी में, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, पर इसको पूरा एक्सप्रेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पूछा जा सकता है पेपर में कि क्या रिलेशन होगा DA और DT का। ठीक है, दूसरा B की और C की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी बड़ी है, दूसरा है B और C के बीच में रिलेशन पूछ सकते हैं, क्या आएगा। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो हाईलाइट कर रही हूँ, उनको ज़रूर ध्यान में रखना, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। क्लियर? बाकी पूरे डेरिवेशन में से नहीं पूछा जाएगा। दूसरा आता है परसेंटेज। परसेंटेज फॉर्मेशन ऑफ B एंड C, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेंगे इसमें से, ये मैं लिख देती हूँ कि B का जो फॉर्मेशन का जो परसेंटेज है, कितना फॉर्म हो रहा है, उसकी वैल्यू ज़रा बता दो कि B कितना फॉर्म होगा। अब देखो, जो फाइनल प्रोडक्ट की अगर मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को, तो अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, तो फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने ऐसे रिएक्शन बताई थी, इसको मैं मिटा दूंगी बाद में, कि B और C बन रहा है। तो अब देखो, फाइनल जब 100% रिएक्शन हो चुकी होगी तो A खत्म हो चुका होगा, सिर्फ प्रोडक्ट में क्या बचेंगे, B और C। क्लियर है? जब पूरी 100% रिएक्शन हो चुकी है तो A तो खत्म हो चुका है, सिर्फ प्रोडक्ट में क्या बचेगा, B और C। अब उस B और C में से B की परसेंटेज कितनी है, तो आप बहुत स्मार्ट हो आप लोग, आपको पता है कि परसेंटेज किसी की भी कैसे निकालते हैं, कि वो कितना फॉर्म हुआ है, B कितना बचा हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, और टोटल किसके हिसाब से निकालेंगे, B प्लस C। लिख सकते हैं इसके हिसाब से कि परसेंटेज ऑफ B किसके बराबर होगी, कि B कितना फॉर्म हुआ है, कि B कितना फॉर्म हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल कितना था इंटू 100। अब आपको रिलेशन पता है B और C के बीच में क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे, इसको मैं बाद में मिटा दूंगी, सिर्फ समझाने के लिए है,
तो यहाँ से अगर मैं देख रही हूँ b का परसेंटेज, b की अगर मैं वैल्यू निकाल रही हूँ तो b किसके बराबर है, यहाँ से लिख सकते हो आप वैल्यूज। तो जब आप इधर b और c के रिलेशन को जब यूज करेंगे तो फाइनली जो मेरे पास इक्वेशन आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, k1 प्लस k2 इंटू 100। क्लियर है? तो इसको यूज कर सकते हो आप, इस इक्वेशन को इस तरीके से निकालेंगे हम लोग। सिमिलरली परसेंटेज फॉर्मेशन ऑफ C किसके बराबर हो जाएगा अभी, k1 प्लस k2 इंटू 100। क्लियर है? सॉरी, तो ये चीज़ें, ये जो 3 एक्सप्रेशन लिखवाएं इनको ज़रूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसको जल्दी से देखो और मुझे बताओ कि इनमें कोई डाउट है या नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आगे जो मैं 2 पढ़ाने वाली हूँ वो और इससे कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं उसमें सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन आपको लिखवाऊंगी। बहुत कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बोर्ड में तो ये है नहीं, देखो बोर्ड में है नहीं, मेंस में या एडवांस में इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम सिर्फ इतना पढ़ें कि जितना हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि अगर आप पूरे डेरिवेशन के चक्कर में पढ़े रहोगे तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, एक्सप्रेशन भी याद नहीं रहेगा। तो बेटर है कि जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उसको हम लोग लर्न कर लें। ठीक है, तो जल्दी से क्विकली मुझे बताओ कि कितने लोगों को यहाँ तक समझ आया, फिर मैं आपको इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से क्विकली इसको सॉल्व करो और मुझे करेक्ट ऑप्शन बताओ, कमेंट करो चैट में जल्दी से जल्दी कि क्या आंसर होगा। क्विकली मैं भी सॉल्व करके देख लेती हूँ कितना आ रहा है। बहुत आसान है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसी रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, है बहुत क्वेश्चन आसान, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते। अगर पढ़ा है और याद रह गया, क्योंकि बी और सी की जो परसेंटेज निकालनी है बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ है नहीं, बीच वाला जो तामझाम है उसको याद नहीं रखना, उसको सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे बी और सी निकालेंगे। बट यू गाइज डू नॉट नीड टू लर्न दैट। जो फाइनल एक्सप्रेशन है जो मैंने हाईलाइट करे सिर्फ उनको याद रखना है। जल्दी से मुझे आंसर बताओ इसका क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे बहुत आसान, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको बहुत मुश्किल लगेगा, वो लोग नहीं कर पाएंगे। क्विकली आंसर करो, मुझे जल्दी से बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई हो जाना चाहिए इतनी जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। अब मैंने सॉल्व कर लिया है, बहुत बढ़िया है। तो जिनसे नहीं हो रहा है मैं बता देती हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया परसेंटेज बताना है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कि बी और सी का क्या परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना बी बनेगा कितना सी बनेगा। तो परसेंटेज बी अभी मैंने आपको लिखवाया किसके बराबर होगा, K1 प्लस K2 इंटू 100। ठीक है, और परसेंटेज सी किसके बराबर हो जाएगा, या तो इसको 100 में से माइनस कर दो बी का परसेंटेज, या फिर फॉर्मूले में लगा दो, और K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू 100। तो बस आपको सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करोगे तो करेक्ट आंसर होगा बी। क्लियर है? अगर मान लो क्वेश्चन में, ये तो आसान मैंने आपको दे दिया, कई बार ऐसे भी दे सकते हैं आपसे ना, इस टाइप का भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि जो ए है, मैंने तो अभी 2 के लिए बताया था, उसके 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं।
क्लियर है। बी सी डी, ये K1 है, ये K2 बन रहा है, ये K3 बन रहा है। क्लियर है। अब आपसे पूछेंगे कि इनका परसेंटेज बता दो, हमें क्या होगा। क्लियर है। तो अब B का जो परसेंटेज होगा वो क्या हो जाएगा, अभी K1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू 100, इस तरीके से निकालेंगे। C का परसेंटेज होगा K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू 100। इसी तरीके से D का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा K3 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू 100। तो अगर 4 प्रोडक्ट दें तो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इसको इसी तरीके से करना होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। सेकेंड जो आते हैं हम लोग, वो आते हैं रिवर्सिबल, या फिर इनको हम लोग बोलते हैं ऑपोजिंग रिएक्शंस। तो इसका ना मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन बताऊंगी क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे वो तो हम लोग समझेंगे ऑब्वियसली। ठीक है। रिवर्सिबल या फिर ऑपोजिंग रिएक्शन। अब देखो रिवर्सिबल से तो आपको समझ आ गया होगा, ऑपोजिंग भी उसीलिए हम लोग यूज कर रहे हैं कि मान लो कि एक ए रिएक्टेंट है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। जैसे बी बनने लगा सी भी बनने लगा। अब मैंने रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे नहीं बोल लिया, आई एम नॉट सेइंग दैट रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम, आई एम जस्ट सेइंग दैट रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अब जरूरी थोड़ी कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा ही इक्विलिब्रियम पे हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है। तो मैंने एक रिएक्शन बोली जो रिवर्सिबल है, बट आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है। तो अब कैसे करेंगे, अब मान लो कि इसका इनिशियली KF है और ये जो बैकवर्ड जा रहा है उसको मैंने मान लिया कि KB मान लिया। K1 K2 से भी कर सकते हो आप इसको, तो K1 K2 से ही कर लेते हैं। तो ये K1 मान लिया, इसको मैंने K2 मान लिया। क्लियर है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि B की कॉन्सेंट्रेशन C की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, B की और A की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कैसे करेंगे। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई इस टाइप की रिएक्शन है, रिवर्सिबल है, A जितना B बना रहा है, जरूरी नहीं कि B वापस से उतना दे रहा है। मान लो कि A ने B को बनाया 10 ग्राम, B बन रहा है A से 10 ग्राम, और जब B वापस A बना रहा है तो 10 में से मान लो 6 ग्राम ही बन रहा है, तो नेट कितना बचा, B 4 ग्राम बचा। क्लियर है। तो उसी तरीके से करना है, तो हमें यहाँ पे भी उसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। तो अगर इसकी बात करूँ मैं, तो अगर मुझे रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A निकालना है, ठीक है। तो रेट की एक नेट ए किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, तो उसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। तो dA/dt तो मेरे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हो गया। अब ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि ए कितना बी में ट्रांसफर हुआ, तो ए कितना बी में ट्रांसफर होगा, K1 इंटू ए, और दूसरा कि बी से ए अगेन कितना फॉर्म हो रहा है। तो जो मैं चीज़ आपको बता रही थी वही मैं दोबारा बोल रही हूँ कि ए कितना बचा हुआ है, ए कितना बचा हुआ है, वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा है कि ए बी में कितना गया और बी ने वापस से ए को कितना दिया। क्लियर है। तो माइनस dA/dt किसके बराबर हो जाएगा, K1A प्लस, तो ये डिसअपेरेंस वाला हम लोग लिख रहे हैं तो इसको माइनस साइन लगा देंगे हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, माइनस K2 इंटू बी। ये नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि जब इस डायरेक्शन में जाने, ड्यू टू जस्ट डायरेक्शन, नथिंग एल्स। क्लियर है। इसी तरीके से मुझे अगर dB रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ B निकालना है, dB/dt किसके बराबर मैं लिख सकती हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस, सॉरी रेट ऑफ फॉर्मेशन जैसे लिखना वैसे लिख लो। तो डिसअपियरेंस ऑफ B किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, तो वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, K1 इंटू ए। एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो ये हमारे पास डिसअपियरेंस ऑफ A एंड B मैंने निकाल दिया दोनों। अब दूसरी चीज़ कि हम लोग इसका एक्सप्रेशन यूज़ कैसे करेंगे, रिवर्सिबल वाला कैसे यूज़ करना है, तो दोनों से करने की ज़रूरत नहीं है, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं और समझते हैं इसको। क्लियर है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब मान लो T टाइम पे 0 पे ये A0 था, इनिशियली जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, ये खत्म था ही नहीं। टाइम T पे ये कितना बचेगा, A0 माइनस x, और ये कितना फॉर्म होगा उस टाइम पे, x फॉर्म होगा। क्लियर है। तो जब इसमें वैल्यूज पुट करोगे, ध्यान से सुनना, तो मैं ऊपर वाले में वैल्यूज पुट कर रही हूँ, सब्सटीट्यूट, इसके हिसाब से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं।
तो इसको मैंने कंपेयर कर रही हूँ इसके बेसिस पे, क्लियर है। तो यहाँ पे जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो डी ए एट टाइम टी कितना है, ए नॉट माइनस एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के वन ए नॉट माइनस एक्स होगा माइनस के टू किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर, क्लियर है। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट भी कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज ये क्या है कांस्टेंट, और अब आपको पता है कि कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, जीरो, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, के वन ए नॉट माइनस एक्स माइनस के टू एक्स, क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया है ये। अब बात आती है इसको इंटीग्रेट करने की, क्लियर है। इंटीग्रेट करने से पहले एक और चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, इसको भी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मैंने इसको माना है इफ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो, मान लिया हमने, क्योंकि हम x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो हमारे पास क्या इक्वेशन होगी, तो हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड। तो अब यहाँ पे मैं रिएक्शन को लिख देती हूँ दोबारा, मेरे पास यही रिएक्शन थी K1 K2, तो फॉरवर्ड रेट किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे K1 A की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, K2 B की कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और दिस कैन बी रिटन एज K1 A नॉट माइनस, अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो अगर मैंने माना है कि टी टाइम जीरो पे ये ए नॉट था, इक्विलिब्रियम पे ये कितना बनेगा, ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, ये कितना रह जाएगा उस टाइम पे, एक्स इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि के वन ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाएगा, के टू इंटू एक्स इक्विलिब्रियम, क्लियर है। तो यहाँ से आप K2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, K1 की वैल्यू निकाल के उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इन द अबव इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जिसको मैं मान लेती हूँ 1, ठीक है। तो मैं एक बार इसको कंप्लीट कर देती हूँ, फिर मैं आपको एक बार दोबारा समझा दूंगी इसको क्या करा है हमने, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। K2 की वैल्यू सब निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ K1। तो K2 किसके बराबर हो जाएगा, K1 A नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय एक्स इक्विलिब्रियम, एंड नाउ सब्सटीट्यूट इनटू द 1। सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मैं लास्ट का डायरेक्ट एक्सप्रेशन जो आपको याद करना है वो याद रख लेना आप लोग। तो dx बाई डी टी किसके बराबर है, K1 A नॉट माइनस एक्स, यही था देखो इक्वेशन दोबारा, माइनस K2 इंटू एक्स, ठीक है। तो K2 की वैल्यू इसको ये रख देते हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो सके, ठीक है। तो K2 किसके बराबर हो जाएगा, K1 A नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय एक्स इक्विलिब्रियम इनटू एक्स, क्लियर है। एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से एलसीएम ले रही हूँ मैंने एलसीएम ले लिया एक्स इक्विलिब्रियम, ये कितने K1 कॉमन ले लिया है, K1 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, ए नॉट एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। इसको जब सॉल्व करेंगे K1 तो ऑलरेडी बाहर है, एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों से, ये कितना हो जाएगा, ए नॉट इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स इक्विलिब्रियम, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मेरे पास जो नया एक्सप्रेशन आएगा ये आएगा dx बाय डी टी इज इक्वल्स टू K1 इंटू ए नॉट भी कॉमन ले लिया, एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इक्विलिब्रियम, क्लियर है। इसको फर्दर अगर इंटीग्रेट करना है तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ए डी एक्स, क्योंकि एक्स इक्विलिब्रियम तो कांस्टेंट है, तो डी एक्स एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इंटू K1 इक्वल्स टू K1 अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम इंटू डी टी ऑन इंटीग्रेशन। तो मैं इंटीग्रेशन बाहर ही लिख देती हूँ क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है, एक्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा, आई एम राइटिंग डाउन द फाइनल रिजल्ट, अच्छा हाँ ए नॉट भी आएगा, थैंक यू, ठीक है, ये आ जाएगा ऊपर वाली इक्वेशन में है, ठीक है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे
तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आएगा K1 प्लस K2 इज इक्वल्स टू 1/T इंटू ln x equilibrium divided by x equilibrium minus x। ठीक है, तो ये आपसे कई बार पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आया नहीं है, इस डेरिवेशन पे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमने पहला वाला एक्सप्रेशन करा था उस पे हमने क्वेश्चन करे थे। अब एक बार मैं क्विकली आपको बता देती हूँ क्या करा है हमने। तो हम रिवर्सिबल या फिर ऑपोजिंग रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। रिएक्शन रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो हम लोग यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे। टाइम टेकन पूछ सकता है आपसे, जो मैंने लास्ट में एक्सप्रेशन लिखा है वो आपसे पूछ सकते हैं वो। तो डिसअपियरेंस ऑफ ए दो बातों पे डिपेंड करेगा कि ए कितना रिएक्ट हो रहा है और दूसरा बी से ए कितना बन रहा है। तो इस पे ये ज़रूर याद रख लेना, कई बार ये आपको रिएक्शन देगी और पूछेंगे कि आपसे कौन सा हमारे पास इक्वेशन करेक्ट है इसमें। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, तो इसको एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए किसके बराबर होगा। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए किसके बराबर होगा, ये दो बातों पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए कि कितना कंज्यूम हो रहा है, दूसरा प्लस में कितना कंज्यूम हो रहा है या बच रहा है उसके बाद, या फिर दूसरा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रॉम बी, बी से ए कितना मिल रहा है। क्लियर है, तो बी से ए कितना मिल रहा है, K2 बी के बराबर हो जाएगा, ये K1 ए के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप लिखोगे इसको फर्दर मैंने सॉल्व करा है। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है dx/dt इज इक्वल्स टू K1 a0 माइनस x K2x। ठीक है, जो मैंने सिर्फ हाईलाइट करें, अगेन आई एम सेइंग जो हाईलाइटेड है सिर्फ वही लर्न करने हैं, पूरा एक्सप्रेशन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे हमने बोला है रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर है, K2 के एक्सप्रेशन निकाला है, वैल्यूज पुट करी हैं, और लास्ट में तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऑन इंटीग्रेशन एंड रीअरेंजमेंट तो दोनों चीजें करिए, रीअरेंजमेंट भी करिए, सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है K1 प्लस K2 इज इक्वल्स टू 1/T इंटू ln x इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय x इक्विलिब्रियम माइनस x। क्लियर है, तो ये एक्सप्रेशन जरूर याद रख लेना। तीसरा जो लास्ट बचा है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हम इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ग्राफ बेस्ड पूछे जाते हैं, तो इसमें सिर्फ हम लोग वही करेंगे। तीसरा वाला, तीसरी इक्वेशन, इनको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ को हम समझेंगे कि कैसे बन रहा है, और रिएक्शन को समझ लेते हैं कि रिएक्शन होती क्या है। सीक्वेंशियल मतलब एक सीक्वेंस में चलेंगी कि पहले क्या हो रहा है उसके बाद क्या हो रहा है, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, सीक्वेंशियल जैसे ए से बी बन रहा है और बी फर्दर किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी में, और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ए से बी बनने वाली भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बी से सी जो बन रहा है वो भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है, अब हाउ द ग्राफ विल कम आउट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, सीक्वेंशियल पहली चीज होती क्या है, जो एक सीक्वेंस में चल रहे हैं कि ए से बी बन रहा है, बी से फिर अगेन किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी में कन्वर्ट हो रहा है, इस तरीके से। अब इसका जो रेट मैंने मान लिया, रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। क्लियर है, इतना मुझे बताओ पहले कि ये बात क्लियर है या नहीं है। अब मैंने मान लिया टाइम t0 पे, इनिशियली तो क्या था, मैक्सिमम A0 था, B और C नहीं थे, t टाइम पे इसमें से कुछ घटा, कितना घटा, x घटा। ठीक है, तो t टाइम पे इसको मैंने बोला है कि a में से कुछ डिसोशिएट हो गया, वो हो गया x। क्लियर है, कुछ अमाउंट खत्म हुई। अब मैंने मान लिया कि, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है, मैं इसको पूरा एक्सप्रेशन इसको समझाने के लिए बता रही हूँ, लेकिन लिखना नहीं है ऐसे। ठीक है, a में से कुछ घटा x, b बन गया x। अब b आपको पता है जैसे ही b बनेगा वो इमीडिएटली किस में कन्वर्ट होने लगेगा, c में। तो b बन रहा है तो y, ठीक है, b में से कुछ घटेगा कितना, इसको मैंने कुछ x डैश मान लेते क्योंकि मैं फाइनल एक्सप्रेशन कुछ अलग लिखने वाली हूँ। तो ये मैंने माना है कि जो x
इसके हिसाब से ए नॉट में से जो भी घट रहा था वो क्या बन रहा था, बी बनना चाहिए था। अब इसमें से कुछ और वैल्यू घट रही है एक्स डैश, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है लास्ट में वो मैंने मान लिया z। अब इस x माइनस एक्स डैश की वैल्यू को मैंने मान लिया y, क्लियर, और ये मेरे पास क्या हो गई z। तो अब मैं सीधा सीधा आपको यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि a में से टाइम t पे इनकी क्या क्या कॉन्सेंट्रेशंस हैं, इनकी क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन है। a की कॉन्सेंट्रेशन है a नॉट माइनस एक्स, b की कॉन्सेंट्रेशन मैंने मान ली y, c की कॉन्सेंट्रेशन मैंने मान ली z। और जो ये y है, y और x के बीच में क्या रिलेशन है, ये जो y है वो x की वजह से ही आया कि x जब डिसोशिएट होगा उसमें से फर्दर कुछ और डिसोशिएट होगा और फिर हमारे पास b में से क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट c बनने वाला है। क्लियर है सबको इतना। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्या है वो है इसके ग्राफ्स। क्लियर है, तो ग्राफ मैं एक बार बता देती हूँ आपको कैसे होंगे, ग्राफ देखने में कैसे होंगे। तो इसमें पूरा एक्सप्रेशन नहीं हम लोग याद करेंगे, तो ये देखो कॉन्सेंट्रेशन और टी का ग्राफ बनाया हुआ है, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन और टी का ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बना हुआ है। अब मैंने रिएक्शन समझाई है ना, मैं इसको कोई एक्सप्रेशन नहीं बताने वाली क्योंकि इसमें ग्राफ इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र अवस्थी में इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए होंगे और आप किसी भी बुक में देख लेना, इसमें से सिर्फ ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो ए से बी बन रहा था, बी से सी बन रहा है। अब मैंने मान लिया ये जो ग्राफ है वो मैं सिर्फ इसके लिए बता रही हूँ जब K1 जो है वो 5 टाइम्स है K2। क्लियर है, तो इसको मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये K1 बन रहा है, ये क्या बन रहा है, K2 में बन रहा है। अब मैंने K1 की वैल्यू जो K2 से ज़्यादा है, ध्यान से सुनना, तब हमारे पास ये ग्राफ आएगा। क्लियर है, तो जब K1 की वैल्यू K2 से ज़्यादा होगी तब हमारे पास ये ग्राफ आएगा। अब ये ग्राफ कैसा दिख रहा है, ध्यान से सुनना। इनिशियली अब मुझे पता है, मैं एक एक चीज़ समझा रही हूँ इस ग्राफ की, मैंने क्या क्या ड्रॉ करी है कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के। क्लियर है, अब ए इनिशियली तो ए था, ए मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन थी टी टाइम पे। अभी मैंने ये लिखी थी टी जब 0 था ये कितना था, ए नॉट था, तो इसकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन थी, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन थी। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है ये ए की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर है, ये तो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, ये मैंने क्या मान लिया, ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ए की। अब बी के साथ क्या हो रहा है, बी की अगर हम लोग बात करें तो पहले ये फॉर्म होगा, पहले फॉर्म हो रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और धीरे धीरे जब एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंच जाएगा तो बी अगेन क्या होने लगेगा, डिक्रीज, क्योंकि बी किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी सी में। तो बी के साथ दो केस हैं, बी पहले तो बढ़ेगा, 0 थी इनिशियली, इसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम t0 पे क्या थी, 0 थी, जब तक रिएक्शन शुरू नहीं हुई है बी 0 था। तो बी जैसे जैसे ए खत्म होने लगेगा बी बनने लगेगा, बी बन रहा है बन रहा है बन रहा है, तो एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पे जैसे ही पहुंच जाएगा तो बी किस में कन्वर्ट होने लगेगा, बी सी में। तो ये सी में कन्वर्ट हो रहा है तो बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। क्लियर है, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा, क्योंकि ए की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी और K1 जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो पहले बढ़ेगा और देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। क्लियर है, अब B से C में जा रहा है, तो B की मैंने वही बात करी कि पहले एक कॉन्सेंट्रेशन तक जाएगा और फिर उसके बाद क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। लेकिन C के साथ क्या है, C की जो पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेशन है, किसी कितना बन रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, B पे। तो B बनने लगेगा तो C की भी पॉसिबिलिटी है बनने की, तो धीरे 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 क्या होगा, तो मैं ये अलग अलग कलर्स के बना देती हूँ ग्राफ जो मैंने बनाए हैं। तो B के साथ क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है और फिर घट रहा है। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास B की। C के साथ क्या होगा, C तो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, क्योंकि C तो फर्दर किसी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो C का ग्राफ हमेशा क्या आएगा, इंक्रीजिंग। तो ये हो गया C का ग्राफ। क्लियर है, अब एक और ग्राफ हम लोग समझ लेते हैं जो मैंने यहाँ पे बनाया है।
ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ में और उस ग्राफ में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? ध्यान से सुनना इसको। इस ग्राफ में और उस ग्राफ में क्या डिफरेंस दिख रहा है, मैं दिखा देती हूँ डिफरेंस, क्योंकि एक पेज में तो दिख नहीं रहा है। जो पहले वाला ग्राफ था वो मैंने ऐसे बनाया था, ये ए था, ठीक है, ये मैंने बी बनाया था और ये हमने बनाया था सी, यही था, ठीक है। अब इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस किसका है? कॉन्सेंट्रेशन का है, बी का। अब ये जो ग्राफ बनाया गया है, कंडीशन हमने ली है कि अभी K2 को हमने लिया है 5 टाइम्स ऑफ K1, मतलब सेकेंड रिएक्शन का जो रेट है, तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, ये इनिशियल वाला था, ये ए वाला ग्राफ था, ये वाला ग्राफ है जब हमारे पास K1 की जो वैल्यू है वो K2 से ज़्यादा है। क्लियर है? अब दूसरा ग्राफ हमारे पास ये बनाया हमने, और रिएक्शन में दोबारा लिख देती हूँ, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, ये K1 है, ये K2 बन रहा है। क्लियर है? अब मैंने बोला है K2 की वैल्यू ज़्यादा है देन K1। क्लियर है? तो इस K2 K1 से क्या फ़र्क पड़ेगा वो हमें समझना है। तो देखो, ए का तो नेचर है हमेशा डिक्रीज होने का, ए का तो नेचर है हमेशा कॉन्सेंट्रेशन इसकी घटेगी, और सी की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी। अब फर्स्ट क्या रहा है? बी फंस रहा है, क्योंकि बी की कॉन्सेंट्रेशन पहले बढ़ रही है फिर घट रही है। अब ये K1 और K2 पे कैसे डिपेंड कर रहा है? अब मान लो मैं बोल रही हूँ कि K1 की वैल्यू ज़्यादा थी, K1 की वैल्यू ज़्यादा होने का क्या मतलब है? इसका फॉर्म होने का रेट, क्योंकि K1 क्या बता रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। K1 क्या बता रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो अगर K1 की वैल्यू ज़्यादा है तो B ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा, तो उसका जो स्लोप था वो ऊपर तक जाएगा। और अगर मैं बोल रही हूँ K2 की वैल्यू ज़्यादा है, K2 क्या बता रहा है? रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ B, मतलब जैसे ही B बना इमीडिएटली वो क्या हो जाएगा? डिसोशिएट हो जाएगा C में। क्लियर है? तो इसलिए जो ग्राफ आ रहा है ये हमारे पास थोड़ा नीचे से शुरू हो रहा है। क्लियर है? तो दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या हो रहा है। तो अगर देखो A और C में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, A तो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, ये A है मेरे पास, और C में कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होगा। ठीक है? अब फंसेगा कौन? B। अब B के साथ क्या हो रहा है? अगर इनिशियली रेट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा था, K1 की वैल्यू ज़्यादा थी, तो ये ग्राफ थोड़ा ऊपर तक जाएगा। अब मैंने बोला है कि नहीं, K2 की वैल्यू बढ़ी है, मतलब जैसे ही B बनेगा वो इमीडिएटली C में कन्वर्ट हो जाएगा। द मोमेंट B रीचेस इट इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू C। ऐसा हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। ये हो गया मेरे पास B। ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो ये मेरे पास 3 नए हमारे पास एक्सप्रेशन थे, फर्स्ट ऑर्डर के, अलग अलग हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, बट इसमें हमें पूरे डेरिवेशन करोगे तो फंस जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो मैंने हाईलाइट करे हैं पार्ट, सिर्फ उन्हीं को लर्न करना, उन्हीं एक्सप्रेशन को लर्न करना। इसमें सिर्फ ग्राफ पूछे जाते हैं, ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको कर लेना। एडवांस के लिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको एक बार देख लो, समझ लो, और कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ इसमें इतना। अभी तक कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ मुझे इसमें। ठीक है? तो आज शाम तक मेरे को जो भी आपके असाइनमेंट में जो डाउट्स हैं, जो मैंने आपको असाइनमेंट भेजे हुए हैं, उसको जल्दी से जल्दी मेरे को डाउट्स उसके बता दो, ताकि आज मैं आपको उसको डाउट्स की सॉल्यूशन भेज दूँ। एंड देन आई विल गिव यू वन मोर असाइनमेंट, और इसके बाद फिर हम लोग नरेंद्र अवस्थी के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ठीक है? तो आज की क्लास फिर मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। कल अब ये जो क्लास है ना, अब ये जो चैप्टर है 2 दिन का और बाकी रह गया है, हार्डली 2 दिन लगेंगे। उस 2 दिन में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब जो मेजर टॉपिक है, अगर मैं ज़्यादा एक्सटेंड ना करूँ तो एक ही दिन का थ्योरी पार्ट बचा हुआ है इसका। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है?
तो अब उस एक दिन में जो टेम्परेचर डिपेंडेंस और कैटलिस्ट डिपेंडेंट बचा है वो मैं आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट डे सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो पूरा का पूरा एक बार ही पूरा रिवाइज कर लेना क्लास अटेंड करने से पहले। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, काइनेटिक्स के साथ हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं विच इज़ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, किस तरीके से आएंगे, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर ही जो जेई में जो दिया हुआ है वो केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी के नाम से दिया हुआ है। तो अब ये पूरा असाइनमेंट करने के बाद देन आई विल गिव यू वन मोर असाइनमेंट एंड देन वी आर गोइंग टू डू द नरेंद्र अवस्थी क्वेश्चंस। क्लियर है?